नेक्स्ट है सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को किसमें बदलती है? सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को किसमें बदल देती है? सुक्रोज को और किस नाम से जानते हैं? सुक्रोज, इसको टेबल शुगर भी कहा जाता है, टेबल शुगर। टेबल शुगर यानी कि चीनी। और चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11। तो सुक्रोज नामक जो एंजाइम होता है वो शर्करा को किस में बदल देता है? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदल देता है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में चेंज कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। चलिए तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स न्यूटन नहीं होगा इसमें, आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन। इस पे भी ध्यान देना है, हड़बड़ी में गलत नहीं मारना है, आइजैक न्यूटन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कणों को द्रव्यमान के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम यानी कि ज्यादा से कम की ओर। तो पहले देखते हैं कि किसका कितना द्रव्यमान होता है, ये याद रहेगा तभी हम सजा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.108 गुने 10 पे पावर माइनस 31 kg इसका द्रव्यमान होता है। न्यूट्रॉन का कितना होता है? 1.678 गुने 10 पे पावर माइनस 21 kg। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का लगभग सेम होता है, और इसका होता है 1.672 गुने 10 पे पावर माइनस 27, 10 पे पावर माइनस 27 kg। तो सही क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन का हो जाएगा, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन। तो 3 2 1, 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन का होगा, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तीनों का द्रव्यमान याद होना चाहिए तभी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है लेजर का उपयोग किसमें नहीं होता है? लेजर का उपयोग किसमें नहीं होता है? चलिए आइजैक न्यूटन बिल्कुल सही है। सुमित रंजन। लेजर का उपयोग किसमें नहीं होता है? होलोग्राफी इसमें होता है, कैंसर चिकित्सा में भी होता है, सीडी डीवीडी स्कैनर एवं प्रिंटर ये सब में भी होता है। एटॉमिक रिएक्टर में नहीं होता है, एटॉमिक रिएक्टर में लेजर का उपयोग नहीं होता है। लेजर का उपयोग किसमें नहीं होता है? एटॉमिक रिएक्टर में लेजर का उपयोग नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो प्लास्टिक दो तरह का, एक थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक इसको गर्म करने पे ये थोड़ा सा मुलायम हो जाता है, गर्म करने पे मुलायम हो जाता है, गर्म करने पर मुलायम हो जाता है। और मुलायम होगा तो क्या होगा? इसके आकार में परिवर्तन आ जाएगा, आकार में परिवर्तन आ जाएगा। और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सेटिंग से समझ में आ ही रहा होगा कि एक बार सेट हो गया तो फिर आकार में परिवर्तन नहीं होगा। ये गर्म करने पे मुलायम नहीं होता, ठोस ही रह जाता है, ठोस अवस्था में ही रहता है, ठोस अवस्था में ही रह जाता है।
अर्थात क्या होगा, आकार में परिवर्तन नहीं, आकार में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोल रहा है थर्मोप्लास्टिक नहीं है, यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा नियोप्रीन। नियोप्रीन क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक नहीं है। थर्मोसेटिंग क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, ये पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, क्या थे, आइंस्टीन क्या थे। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भौतिक शास्त्री। और इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था, सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। और 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। सन 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये क्या थे, भौतिक शास्त्री थे और जर्मनी से बिलोंग करते थे, जर्मनी से। और फोटोन की खोज भी इन्हीं के द्वारा किया गया था, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा फोटोन की खोज, फोटोन की खोज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, कहाँ पाया जाता है, गंगा नदी में बीओडी, बीओडी, बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मात्रा जब पानी में अधिक हो जाता है तो जल क्या होता है, प्रदूषित हो जाएगा। मात्रा बढ़ने पे, मात्रा बढ़ने पे जल प्रदूषित हो जाता है, जल प्रदूषित हो जाता है। तो इसकी मात्रा सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो ये पटना एवं उलुबेरिया के मध्य में सबसे ज़्यादा बीओडी का मात्रा पाया जाता है। गंगा नदी में बीओडी की सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, पटना एवं उलुबेरिया के मध्य, पटना एवं उलुबेरिया के मध्य। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के रुधिर में प्रति ए और प्रति बी प्रतिरक्षी होते हैं, यानी कि ओ वर्ग वाले में क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीजन नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। तो ये सही हो जाएगा। बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकते हैं, तो ये भी सही है। ए बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सर्व आदाता बोल रहा है, यानी कि सर्वग्राही, सर्वग्राही। ए बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति क्या होता है, सर्वग्राही, किसी से भी ब्लड ले सकता है। और ओ रुधिर वर्ग वाले क्या होते हैं, सर्वदाता होते हैं, किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। तो ये भी सही है और ये तीनों सही है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत आंसर है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओ में एंटीबॉडी पाया जाता है लेकिन एंटीजन पाया नहीं जाता, और ए बी में एंटीजन होता है लेकिन एंटीबॉडी उसमें नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशा चक्र की किस अवस्था में बनते हैं,
डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशा चक्र किस अवस्था में बनते हैं? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस स्टेज में बनता है। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किनके द्वारा दिया गया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किनके द्वारा? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। वाटसन एवं क्रिक। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किनके द्वारा दिया गया था? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होता है? मलेरिया। मलेरिया किसके कारण होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और मलेरिया की खोज किनके द्वारा किया गया था? मलेरिया की खोज रोनाल्ड रॉस के द्वारा। ये वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर, इसी के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो जो भूकंपीय तरंगे होती है वो 3 श्रेणियों में उसको बांटा गया है। भूकंपीय तरंग, एक होता है प्राथमिक तरंग, ये अनुदैर्ध्य प्रवृत्ति का होता है। अनुदैर्ध्य प्रवृत्ति का। और ये ठोस और द्रव्य दोनों में गमन कर सकता है। ठोस द्रव्य दोनों में गमन कर सकता है। प्राइमरी वेव्स, ठोस द्रव्य दोनों में गमन करेगा। और एक होता है द्वितीयक तरंग, ये सिर्फ ठोस में, ये अनुप्रस्थ होता है, अनुप्रस्थ प्रकार का होता है, अनुप्रस्थ प्रवृत्ति का होता है। अनुप्रस्थ यही पूछ रहा है, अनुप्रस्थ प्रवृत्ति का होता है और ये सिर्फ ठोस में गमन करेगा। ठोस में गमन, सिर्फ ठोस में गमन, यानी कि पृथ्वी का जो क्रोड होता है वहाँ ये द्वितीयक तरंग नहीं गमन कर सकता, क्योंकि पृथ्वी का जो क्रोड होता है वो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए ये गमन नहीं कर सकता है। और एक होता है धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंग ये पृथ्वी के ऊपरी सतह को प्रभावित करता है। पृथ्वी के ऊपरी सतह को प्रभावित करता है। इसीलिए ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है। विनाशकारी। सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन होगा? धरातलीय तरंग, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर ये प्रभावित करता है, ऊपरी सतह को प्रभावित करता है, इसलिए सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ पूछ रहा है तो अनुप्रस्थ द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी एस तरंग हो जाएगा, सेकेंडरी वेव्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रक्त में नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं।
बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रक्त क्या होता है? रक्त होता है तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी संयोजी ऊतक। और रक्त का लगभग 55 से 60% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। रुधिर का 55 से 60% क्या होता है? प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में 90% जल होता है, 90% क्या होता है? जल होता है। तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। चलिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो किसको दर्शाती है? इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो दर्शाती है, किसको दर्शाती है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को दर्शाती है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को दर्शाती है। और इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में निकलता है, सूर्य के विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क से, यानी कि सेरिबेलम से। और ये पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग, अग्र, मध्य और पश्च। पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो ये किसका भाग होता है? सेरिबेलम, ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है, पश्चिम मस्तिष्क का भाग। और यही भंगिका और संतुलन का नियंत्रण करता है। कौन करता है? सेरिबेलम।